नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। जेपी नड्डा ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान जेपी नड्डा बोले, बीजेपी के लिए ये विकास का रोड मैप है। हमने जो कहा वो करके दिखाया। कांग्रेस भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। बीजेपी के लिए ये विकास का रोड मैप है। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जेपी नड्डा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी ने घोषणा पत्र को विकास का रोड मैप बताया है। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए नड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में सबका साथ सबका विकास करेगी। गांव, गरीब, महिला, युवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मजबूत किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए संकल्प पत्र एक विजन है। तो देखिए, घोषणा पत्र में क्या क्या अहम बातें हैं वो भी हम आपको ग्राफ के जरिए बता रहे हैं। एक एसआईटी गठन करने तक की बात कही गई है जो पेपर लीक मामले की जांच करेगी। इसके अलावा किसानों के लिए बहुत सारे वादे किए गए हैं। बेटी के जन्म पर 2 लाख देने की बात कही गई है। तो बहुत सारी योजनाओं का जिक्र इसमें किया गया है। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा लड़कियों को दी जाएगी। मातृवंदन की रकम बढ़ाई जाएगी। और जब ये संकल्प पत्र जारी किया गया, जेपी नड्डा के साथ राजस्थान बीजेपी के तमाम दिग्गज चेहरे आपको मंच पर नजर आएंगे। वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। अन्य पार्टियों के लिए मैनिफेस्टो, विजन डॉक्यूमेंट, संकल्प पत्र ये महज एक औपचारिकता है, विकास का रोड मैप है। और इसलिए इस संकल्प पत्र मात्र कुछ पन्नों पर लिखा हुआ शब्द नहीं है, वह हमारे लिए जिसको कहा जाए वैसे वाक्य है जिसको हम पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो हम लोगों ने कहा वो करके दिया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इसलिए ये घोष वाक्य जो हमारा संकल्प पत्र का है, उस घोष वाक्य को हम पूरा करने का लिए समर्पित है। कांग्रेस पार्टी 5 बातों के लिए 5 साल में जानी गई। पहला, भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार में नंबर 1, जहां बिजली का दर सबसे महंगा और पेट्रोल और डीजल पर वैट सबसे ज्यादा। अगर मैं बात करूं युवाओं की, तो जितने पेपर लीक्स यहां हुए, इसने रिकॉर्ड तोड़ा है। राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र 2023 तैयार किया है, जिसको आज जारी किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने। और उसमें सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ है। सशक्तिकरण का विषय भी है, उनको आगे बढ़ाने का विषय भी है, सांस्कृतिक हमारी जो विरासत है उसको आगे बढ़ाने का विषय है, किसान, महिला, युवा, उनको आगे बढ़ाने का विषय है। मूल रूप से राजस्थान को विकसित बनाने का विषय है। उसमें एक विषय इकोनॉमी का भी है कि हम राजस्थान में $350 बिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र महज घोषणा पत्र नहीं, वरना आने वाले 5 साल में, क्योंकि ये अवश्यंभावी है, और उतना ही अवश्यंभावी है जितना ये कि कल का सूर्योदय पूरब से होगा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। और ये घोषणा पत्र आने वाले 5 साल में सरकार के विजन डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा। जैसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, इस घोषणा पत्र को हमने राजस्थान के लाखों लाख लोगों से कंसल्ट करके उनकी भावनाओं के अनुरूप इस घोषणा पत्र को तैयार किया है।
एक तो भ्रष्टाचार रोकना है। जब भ्रष्टाचार हम रोकते हैं, स्वाभाविक रूप से जो पैसा है हमारे पास, जो अवेलेबल फंड है, वो गरीबों को मिल सकते हैं और उसके लिए एक सुचारू रूप का एक व्यवस्था हम करेंगे। और जो अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के कारण जो कुछ भी सिलेंडर वगैरह के बारे में हमने बात की है और उसका भी हमने कमिटमेंट किया है और उसके साथ एम्पावरमेंट के बारे में हमने ज़्यादा इसमें बल दिया है। महिला एम्पावरमेंट, दलित एम्पावरमेंट, तो हमारा बेसिकली एम्पावरमेंट के कारण हम तो ये बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करके हमने ये बनाया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कथित जमीन घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली के मुख्य सचिव से ये मामला जुड़ा हुआ है। सीएम केजरीवाल ने दी जांच की मंजूरी के बाद सीबीआई और ईडी जांच करेगी। मुख्य सचिव पर बेटे को फायदा पहुंचाने का आरोप है। बेटे को 850 करोड़ लाभ पहुंचाने का आरोप है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने जांच की मंजूरी दे दी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। मुख्य सचिव पर बेटे को फायदा पहुंचाने का आरोप है और अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जांच की मंजूरी दे दी है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नमित हमारे साथ जुड़ गए। नमित, क्या जानकारी? मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है जांच की। देखिए, बिल्कुल दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं उनके ऊपर कथित दिल्ली सरकार की तरफ से सीबीआई को भेज दिया गया है। कुछ दिन पहले हमने देखा सरकार की तरफ से ईडी और सीबीआई को भेज दिया गया है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को पूरे मामले पर, जो कि विजिलेंस मिनिस्टर हैं दिल्ली की, उनको एक प्राथमिक रिपोर्ट बनाने के लिए तैयार किया था। उसके बाद 670 पेज की जो प्राथमिक रिपोर्ट थी इस पूरे मामले में, वो विजिलेंस मंत्री आतिशी ने दिल्ली सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल को भेजी और उसके बाद अब उस पूरी रिपोर्ट को जो है वो ईडी और सीबीआई को भी सौंपा गया है। क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे पर जो 19 एकड़ जमीन का ये पूरा मामला है, जिसमें ये बात निकल कर आई है, जो कि रिपोर्ट दिल्ली सरकार ने तैयार की है, कि जो नरेश कुमार, जो कि दिल्ली के मुख्य सचिव हैं, उनके बेटे का नाम जिन कंपनियों से जुड़ा हुआ है, उन कंपनियों को तकरीबन 22 गुना मुआवजा जो है वो बढ़ाकर दिया गया। ये पूरा मामला जो बामनोली गांव का है, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है, वहां पर बामनोली गांव में 19 एकड़ जमीन है, जिसका जो सर्किल रेट था, यानी कि जो उस जमीन के मालिक हैं, उन्होंने 2015 में जब वो जमीन खरीदी थी तो सर्किल रेट के महज 7% रेट पर ही उस जमीन को बेचा गया। और उसके बाद साल 2018 में जिस जमीन का रेट, जो कि 19 एकड़ जमीन थी, उस जमीन का रेट अभिषेक 41 से 42 करोड़ रुपए था। लेकिन साल 2023 के आते आते उस जमीन 19 एकड़ जमीन का रेट 353 करोड़ हो गया। तो ये बड़े घोटाले का मामला जो है वो निकल कर आया। हालांकि अब इस पूरे मामले में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एलजी को भी ये रिपोर्ट भेजी है और दिल्ली के मुख्य सचिव को पद से हटाने की भी मांग की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नमित। तो आपको बता दें कि अब इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। मुख्यमंत्री ने इसकी मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा पूरी तरीके से चढ़ चुका है। मध्य प्रदेश में मतदान के लिए प्रशासन ने खास तैयारी की है। पिंक और आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें मतदाताओं को लुभाने के लिए और मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं। आदर्श मतदान केंद्र में मतदाताओं की प्रतीक्षा के दौरान बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं। साथ ही पूरे मतदान केंद्र में कारपेट भी बिछाया गया है। मतदान केंद्र की दीवारों को रंगोली से सजाया गया है। इंदौर से मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां निकलने लगी हैं। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण का मतदान कल होना है। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ग्वालियर जिले की विधानसभा सीटों को लेकर मतदान सामग्री का वितरण MLB कॉलेज में किया जा रहा है। द्वितीय चरण के मतदान 17 तारीख और 70 विधानसभा सीटों में मतदान होना है। मैं सभी मतदाता भाइयों और बहनों से आग्रह करूंगा कि
मतदान में हिस्सा लें और 100% मतदान, खास तौर से युवा मतदाताओं से विशेष आग्रह करूंगा जो पहली बार मतदान के लिए जा रहे हैं, आप आइए और मतदान में हिस्सा लीजिए और इस प्रजातंत्र की पहली सीढ़ी और प्रजातंत्र में आपकी जो कदम बढ़े हैं उसको आगे बढ़ाएं और देश में और प्रदेश में एक अच्छी सरकार बनाने में आपकी महत्व। जनता से यही अपील है कि कल 17 तारीख को द्वितीय चरण का मतदान हो रहा है, सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, कोई भी व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग से वंचित ना हो। सबसे अपील है कि मतदान अवश्य करें। वहीं मुंबई से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां से खबर यह है कि राजनीति में एंट्री कर सकती हैं माधुरी दीक्षित। पुणे लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं माधुरी। कल वानखेड़े स्टेडियम में माधुरी दिखी थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार भी इस दौरान मौजूद थे। माधुरी के साथ एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी दिखे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अब जानकारी ये निकल करके आ रही है कि हो सकता है कि उनकी एंट्री राजनीति में हो। वहीं आपको एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग ने नोटिस थमाया है। दिल्ली सीएम केजरीवाल को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को भी नोटिस मिला है। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी का यह मामला है। इलेक्शन कमीशन ने आज रात 8 बजे तक स्पष्टीकरण मांगा है। चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि आम आदमी पार्टी के आधिकारिक हैंडल पर पोस्ट किए गए 2 ट्वीट में पीएम मोदी को अपमानजनक तरीके से दर्शाया गया है। चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के खिलाफ मध्य प्रदेश की रैली में असत्यापित बयान देने के लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजकर आज रात 8 बजे तक स्पष्टीकरण मांगा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज ईडी के सामने पेश हो सकते हैं वैभव गहलोत। सीएम अशोक गहलोत के बेटे हैं वैभव गहलोत। ईडी ने फेमा मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। वैभव गहलोत ने ईडी से समय मांगा था। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज पेश हो सकते हैं, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। और आपको बता दें कि फेमा मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें बुलाया है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अली शरर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अली, क्या जानकारी, वैभव गहलोत पेश हो रहे हैं ईडी के सामने या नहीं, क्या जानकारी? देखिए अभिषेक, आज मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत को आज पेश होना था ईडी मुख्यालय, लेकिन वो नहीं आए क्योंकि बीते 30 अक्टूबर को जब उन्हें सम्मन जारी करके बुलाया गया था तो उन्होंने राजस्थान में चुनाव का हवाला देते हुए कुछ दिन की मोहलत मांगी थी। यानी कहा था उन्होंने 25 नवंबर के बाद वो ईडी के समक्ष पेश हो पाएंगे। तो आज इसी के चलते माना जा रहा है कि आज वो नहीं आए, लेकिन इंतजार अभी बाकी है क्योंकि 4 बजे तक का समय होता है। 4 बजे तक कोई भी आरोपी या जिसको सम्मन जारी किया जाए वो ईडी मुख्यालय में आकर अपना बयान पेश करा सकता है। तो अभी ये भी कयास लगाया जा रहा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत की मुश्किलें इसलिए बढ़ रही क्योंकि फेवा मामले में लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। विदेशी मुद्रा से जुड़ा पूरा मामला है, करोड़ों का घोटाले से संबंधित पूरा मामला है। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि उनको ईडी के समक्ष पेश ज़रूर होना होगा। अभिषेक, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अली आपका तमाम जानकारी के लिए। नोएडा रेप पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सांप के जहर की सप्लाई का मामला है। नोएडा पुलिस की रिमांड पर है राहुल यादव। 1 दिन की रिमांड मिली है पुलिस को। और आपको बता दें कि राहुल की डायरी में मिले सबूतों की जांच करेगी पुलिस। तो एक डायरी मिली है
और उसी डायरी में कुछ सबूत मिले हैं, पुलिस को हाथ लगे हैं कुछ सबूत। अब उसी डायरी की जांच की जा रही है और उसी के आधार पर रिमांड मिली है राहुल की 1 दिन की, और पुलिस उससे पूछताछ करेगी। और आपको यह भी बता दें कि जो जानकारी है, एल्विश यादव और फाजिल पुरिया को भी साथ बिठाकर पूछताछ कर सकती है पुलिस। तो आपको बता दें कि नोएडा पुलिस की रिमांड जो है उस पर है राहुल, और जो जानकारी है फिलहाल पूछताछ उससे होनी है। राहुल के पास से एक डायरी मिली थी और उसी डायरी के आधार पर अब जांच आगे बढ़ रही है। अली हमारे साथ बने हुए हैं। अली, क्या जानकारी, राहुल से पूछताछ शुरू हुई या नहीं अभी? देखिए बिल्कुल अभिषेक, अब से कुछ दिन पहले जब 5 आरोपियों को रिमांड पर लाया गया था, पुलिस ने पूछताछ की थी, तो उनमें कई सारे महत्वपूर्ण सबूत मिले थे। उसके आधार पर जो राहुल नाम का आरोपी है, उसकी डायरी से एल्विश यादव का नंबर पाया गया था और भी काफ़ी सारे उसमें बड़े सेलिब्रिटी के नाम सामने आ रहे थे। उसी के चलते राहुल को आज रिमांड पर लाया गया। उससे पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है, जिस तरह से एल्विश का नाम लगातार सामने आ रहा है और इसमें काफ़ी सारे क्लू पुलिस को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एल्विश यादव भी आरोपी हो सकते हैं। अभिषेक, 1 दिन की रिमांड, आज 1 दिन की रिमांड थी, तो अभी पूछताछ शुरू हुई है या नहीं? देखिए पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब से 1 घंटे पहले ही लेकर आया गया है कोर्ट से। बाकायदा मेडिकल कराने के बाद ही पुलिस पूछताछ करती है किसी भी आरोपी से। तो मेडिकल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूछताछ जारी हो चुकी है। थाना 20 सेक्टर की जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है राहुल से, और राहुल से ये भी पता किया जा रहा है कि नोएडा के कौन कौन से स्थान ऐसे हैं जहाँ ये रेप पार्टियाँ चला करती थी, क्योंकि सांप का जहर से पूरा जुड़ा मामला है। क्योंकि जब पहले पूछताछ की गई थी वो 5 आरोपियों से, तो उन्होंने बताया था कि कोबरा सांप, जो सबसे जहरीला सांप माना जाता है, उसका विष निकाल कर डब्बे में पैक करके दिया था। अब किसको दिया था और क्यों दिया था, इसकी पूछताछ होनी अभी बाकी है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आज की पूछताछ में कई सारे महत्वपूर्ण सबूत नोएडा पुलिस के हाथ लग सकते हैं। अभिषेक, अच्छा, एक और चीज अली, ये भी जानकारी है कि हो सकता है एल्विश यादव और फाजिल पुरिया को भी एक साथ बिठाया जाए राहुल के सामने और उससे भी पूछताछ की जाए। क्या पुलिस इसके भी प्रयास करेगी? बिल्कुल आपने बात सही कही। यही बात निकल के आ रही है पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कि एल्विश को और दोनों को आमने सामने बिठा करके बात की जाएगी, क्योंकि इस पूरे जुड़े केस से लगातार एल्विश के फ्रेंड, खुद एल्विश यही कह रहे हैं कि मैं इस पूरे मामले में बेकसूर हूं, मुझे बेगुनाह को फंसाया जा रहा। तो इसीलिए नोएडा पुलिस हर एक क्लू पे बात कर रही है, हर एक पॉइंट पे बात कर रही है। तो आमने सामने बिठा के ही तमाम बातें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन ये भी माना जा रहा है, अपने दर्शकों को सूचना दे दें कि आज देर रात तक एल्विश यादव भी पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अली तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग कल होनी है। राज्य की सभी 230 सीटों पर कल मतदान होगा। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की पहल लगातार की जा रही है। भोपाल में 400 वर्ग फीट की रंगोली बनाई गई है। रंगोली से वोटर्स को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, चुनाव आयोग के ये प्रयास हैं कि वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हो। ये देखिए, ये पेंटिंग बनाई गई है, रंगोली बनाई गई है, माफ कीजिएगा, और इस रंगोली के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश है कि मतदान आपका अधिकार है और अपने इस अधिकार का प्रयोग करें, मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और ये तस्वीरें आप देखें, भोपाल में इस तरीके से रंगोली बनाई गई है ताकि लोग इसे देखें और जागरूक होकर मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों का रुख करें। मुख्य उद्देश्य है 17 नवंबर को जो हमारे यहाँ मतदान होने वाले हैं, तो मतदान के लिए हमारी लोगों से यही अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने घरों से निकलकर मतदान अवश्य करें, क्योंकि यही आपका एक अच्छा भविष्य निर्धारित करता है। इसके लिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग घरों से बाहर आएं और मतदान करें, क्योंकि हमारे एक अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है। रंगोली में हमने उन्हीं मोटिव्स की सहायता से ये बताने की कोशिश की है
छोटे छोटे जो मोटिव्स होते हैं जिनमें आप जो नहीं समझते हैं मतदान में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ के कोई गलत हो रहा है कंप्लेंट कर सकते हैं, कुछ जानकारी चाहिए हो तो उन सभी ऐप्स और उनसे संबंधित जानकारियों को हमने इस रंगोली में दर्शाया है। हम लोग मतदाता जागरूकता पे काम करते हैं और हमने यहाँ पर बोट क्लब में जिला निर्वाचन कार्यालय जो ये भोपाल का है उनके साथ मिलकर हम लोगों ने ये रंगोली 20 बाय 20 की एक रंगोली बनाने की कोशिश की है, जिसमें हमने मतदान के अलग अलग एस्पेक्ट को दिखाने की कोशिश की है कि कैसे ईवीएम के साथ आप मतदान कर सकते हैं। और ये मैसेज है मतदान के ऊपर जो 17 तारीख को होने वाले हैं, ये विधानसभा चुनाव के लिए हैं। ये हमको दिखा रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि हमें मतदान देना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे द्वारा चुनी गई सरकार काम करती है नहीं करती है तो उसका चुनाव हमें करना चाहिए। और हम जब चुनते हैं तो हमारे सभी चीज़ों का, सभी पक्ष का ध्यान रखते हुए सरकार चुनते हैं जो हमारे हित के लिए कार्य करती है। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर। यूपी के कासगंज से एक बड़ी खबर है, जहां पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। दिवाली की रात प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर मामले का खुलासा कर दिया। आरोपी पत्नी और प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के मकान में किराए पर रहता था आरोपी युवक। तो देखिए, पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने 48 घंटे में मामले का खुलासा कर दिया। मृतक की पत्नी है, उसके अपने ही घर में पहले किराए पर रहने वाले बंटी के साथ अवैध संबंध थे। दिवाली की देर रात जो मृतक है उसने इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसका विरोध करने के फलस्वरूप जो मृतक की पत्नी है उसने अपने साथी बंटी के साथ में मिल करके पास ही पड़ी एक रस्सी से इसका गला दबा करके हत्या कर दी थी। बृहद जो पूछताछ की गई उसमें कुछ और तथ्य सामने आए, जिसमें कि गूगल सर्च हिस्ट्री बिना सबूत के कैसे किसी घटना को अंजाम दें। जब इन बिंदुओं पे सख्ती से पूछताछ की गई तो जो अभियुक्त हैं इनके द्वारा अपना इकबालिया जुर्म किया गया है। विस्तृत केस डायरी साक्ष्य संकलन के क्रम में आज इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।